अब हम बात करते हैं और हमारे आज के डेट में मोस्ट फ्लैम्बॉयंट, राइट, भारतीय विदेश मंत्रालय का सबसे चमकता हुआ सितारा, जिसने पूरी दुनिया में अपनी ख्याति, अपनी बातों से, अपनी किताबों से, अपने लेक्चर से, अपने व्याख्यानों से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। और भारत के सुपर हीरोज हैं, ये ऑफिसर्स नहीं है, भारत के सुपर हीरोज हैं। जबरदस्त तरीके से हम बात करते हैं। पूर्व आईएफएस अधिकारी, 1977 का बैच, इन्होंने जब भारतीय सिविल सेवा को क्रैक किया और आईएफएस को ज्वाइन किया और भारत माता की सेवा करने के लिए यह व्यक्ति अंदर जाता, और किसी को नहीं पता था कि यह भारत का वो बहुमूल्य रत्न बनने वाला है जो एक अधिकारी से निकलकर कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त करेगा, भारत का विदेश मंत्री। और अगर कल आप देखेंगे तो G20 में प्रधानमंत्री के दाहिने बैठने की जो हैसियत पैदा कर ली, इस व्यक्ति ने पैदा कर लिया। यानी आप भी एक सामान्य व्यक्ति से भारत के उस अनमोल रत्न में परिवर्तित हो सकते हैं अगर आपके दिल में जज्बा है, आपके दिल में इस राष्ट्र के प्रति कुछ करने की लगन है, और आप इस परीक्षा को अपनी सबसे बड़ी बाधा नहीं मानते, अपने जीवन का एक छोटा सा हिस्सा मानते हैं। और आपको समझ में आएगा बड़ी बड़ी बाधाएं अभी सामने आ रही हैं। आज भारत के विदेश मंत्री हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर है, और माना जाता है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो अंतिम समय में कैंसिल होने वाला था, G20 फेल हो जाता, क्योंकि उसमें रशिया ने पहले कह दिया था कि हम उसको नहीं मानेंगे, वीटो लगा देंगे। इसके बाद चीन ने भी कहा, लेकिन इस व्यक्ति ने सबको एक साथ हासिल किया, सबको एक साथ लेकर आए, और आखिरी समय तक लग रहा था कि जेडी नहीं आएगा, ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आएगा G20 में, और अद्भुत, पूरी दुनिया की मीडिया भौचक रह गई। कयास लगाए जा रहे थे, सट्टे लग रहे थे विदेशी मीडिया में कि भारत का G20 सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आएगा। एक भी व्यक्ति ने वीटो कर दिया, एक भी सदस्य ने, तो नहीं होगा। और उसके बावजूद आप देखिए कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन सर्वसम्मत से पास हो गया, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अमेरिकन मीडिया आंखें फटी रह गई, और जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये किया है, G20 का ही आखिरी सम्मेलन करके रख दिया। अफ्रीकन यूनियन, मैंने इससे पहले की क्लास में जब इंडिया वे में पढ़ा रहा था एस जयशंकर के बारे में, तो मैंने कहा था चीन को काउंटर करने, रशिया को काउंटर करने में जो सबसे बड़ा संतुलनकारी फैक्टर होगा, भारत अफ्रीका की तरफ चला जाएगा, संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। चीन जो अफ्रीका को कॉलोनी बना रहा है अपनी, उसको काउंटर कर देगा, और भारत ने वही काम किया। अफ्रीकन यूनियन को कई सालों से बात चल रही थी, लेकिन विकसित देश उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। चुपचाप एक साल के अंदर सारे मेंबर से मिले, समझाया, भरोसे में लिया, और आगे अगर इनका कल का स्टेटमेंट देखेंगे तो एयू को G20 में शामिल करा लिया। और ऐसा करते ही भारत, मैंने एक नाम दिया था वल्नरेबल 20, अफ्रीका के देश बहुत सताए हुए हैं, उनको भारत ने अपने साथ जोड़कर विकासशील देशों का मुखिया बन गया है भारत। उनके संसाधनों के साथ अब वो यूटिलाइजेशन कर सकता है, अपनी सूचना क्रांति, डिजिटल क्रांति, यूपीआई, ये सब कुछ इन देशों को देकर एक बहुत बड़ा बाजार पैदा कर सकता है भारत। और आने वाले समय में हम भारतीयों को इसका जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। मैंने कई दिन पहले की क्लास में यह बता दिया था, और यही होगा, और वही हुआ। जब ये लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था और जब प्रधानमंत्री ने 3 बार वो हथौड़ी मार के कहा कि मैं बुलाता हूं, तो मेरी भी खुद की आंखें फटी रह गई कि इतनी जल्दी उन्होंने मेरी बात सुन ली। क्योंकि मेरी जो रणनीति थी मात की, वो यही थी कि भारत के पास यही एक सबसे ताकतवर विकल्प है। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी हो जाएगा, शायद प्रस्ताव दिया जाता वोटिंग हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो। भारत ने इसको करके दिखाया, और जब बात बाहर निकल कर आई तो ये पता चला कि अंदर ही अंदर ये सरकार कई लेयर में काम करती है, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दिया। अंदर ही अंदर सभी देशों से मिलकर चुपचाप रणनीति बनाई, और रणनीति बनाकर क्या किया, अफ्रीकन यूनियन को बाहर कर दिया। अभी आपने देखा अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष का बयान आया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे यह तो था कि प्रधानमंत्री ने गारंटी दी थी कि हम आपको बुलाएं, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये मुझे भी नहीं पता था। वो किनारे कुर्सी पे बैठे थे, और एस जयशंकर साहब गए, उनको अपने साथ लेकर आए, और मोदी जी के साथ, हमारे प्रधानमंत्री के साथ जो उनका एक जो उन्होंने गले लगाया, वो तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। और आज अफ्रीका में भारत को लेकर जो एक छवि बनी है वो बहुत ही अलग लेवल पे। आपको अंदाजा नहीं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अफ्रीका के पास रिसोर्स है, और जब भारत की आबादी बूढ़ी होगी तो डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अफ्रीका के पास जाएगी। अफ्रीका उस समय बहुत उभरता हुआ देश होगा, और याद रखिएगा कि इस तरह के संबंध भारत को आगे आने वाले समय में जबरदस्त फायदा पहुंचाने वाले हैं। चाहे वो आर्थिक सुरक्षा हो, चाहे ऊर्जा सुरक्षा हो, और चाहे वो संसाधनों की सुरक्षा हो, हर मामले में अफ्रीका हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये
एक भारत के जो हमारे ब्यूरोक्रेट है उन्होंने करके दिखाया। दोस्तों, अगर वास्तव में कुछ बनने का सपना लेना है तो इन हीरोज की तरह बनिए। ये साधारण कपड़ों में साधारण शरीर वाले सुपर हीरोज हैं जो देश की मुश्किलों को एक तरह से कह सकते एक तरफ से हटाते चले जा रहे हैं, खत्म करते चले जा रहे हैं। आइए बात करते हैं बहुत ही यंग क्लैड आईएफएस 1992 के श्री अभय ठाकुर, बहुत ही शांत रहने वाले, चुपचाप पर्दे के पीछे काम करने वाले, अभी भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव हैं। जबरदस्त करियर है इनका और ये भारत के थिंक टैंक कहे जाते हैं। ये युवा सा दिखने वाला अधिकारी भारत के बारे में सोचता रहता है, कैसे शह और मात का गेम बिछाना है। और माना जा रहा है कि इस पूरे आयोजन में जो बेहतरीन कोऑर्डिनेशन हुआ है, जो भारत की हर चीज को दिखाया गया है, भारत ने अपनी संस्कृति, अपने खान पान, जो मैनेजमेंट दिखाया है, उसके पीछे श्री अभय ठाकुर जी आईएफएस बैच 1992 के अधिकारी रहे, उन्होंने इसके लिए काम किया। जो जाकर लोगों से मिलना, भारत की बातों को कहना, जो एजेंडा सेट करना था कि हम वहां ये करेंगे, वो सब कुछ करने के पीछे श्री अभय ठाकुर जी का बहुत बड़ा योगदान है। एक जबरदस्त ऑफिसर जो अभी सर्विस में है और इतने कम उम्र में उन्होंने भारत के लिए इतना कुछ कर दिया कि आज ये सफल आयोजन जो हुआ है उसके पीछे ऐसे हीरोज का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप भी अगर बनना चाहते हैं तो इस तरह से बन सकते हैं। भारत के एजेंडा को पूरी दुनिया में ले जाकर रख देना कि हर चीज इतनी परफेक्ट, और 2 दिन के सम्मेलन में इतना कुछ भारत ने अचीव कर लिया, इतनी नई नई चीजें कर ली, बायोफ्यूल अलायंस बना लिया, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरह भारत के पास एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन आ गया जो भारत की अध्यक्षता में चलेगा। क्लीन एनर्जी एक ऐसा सेगमेंट है, मैंने आपको क्लाइमेटिक डिप्लोमेसी के बारे में बताया था, इस पर कोई देश टक्कर दे ही नहीं सकता, भारत ने वही पकड़कर अपने आप को ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। तो ये बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो परिवर्तन की हमें एक नया सवेरा हमें बता रहा है कि नया भारत एक नए सवेरे के साथ जाएगा। अगला नाम आते हैं आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर शशिकांत दास साहब। अभी 2023 का जो बेस्ट जो रिजर्व बैंक गवर्नर का अवार्ड मिला है वो शशिकांत दास साहब को मिला है। जब इनकी नियुक्ति हुई थी, ये आईएएस ऑफिसर हैं, राइट, तमिलनाडु बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, जिनको सरकार इनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझ और सोच की वजह से रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में लेकर आई। इनकी बड़ी आलोचना हुई क्योंकि ये अर्थशास्त्री नहीं थे, लेकिन ये भारत को जानते थे, ये भारत के काम करने के तरीके। इनसे पहले जो गवर्नर थे, जो श्री रघुराम राजन साहब, जिनको बहुत फ्लैम्बॉयंट, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन कहा जाता था, जो बाहर रह के भारत की आलोचना करते रहते हैं, तो जब ये आए तो ये लगा कि अरे यार ये क्या हासिल कर लेंगे, ये तो इकोनॉमिस्ट नहीं है, बहुत ऊटी सीधी बात। लेकिन आज रिजर्व बैंक ने इतना कुछ कर डाला है, और अगर आप देखें G20 ने जो आर्थिक चीजें हासिल की है, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के साथ मिलकर इन्होंने जबरदस्त काम किया, और आज यही नतीजा है कि 2023 के पूरी दुनिया में बेस्ट जो आरबीआई गवर्नर है उसमें जो है इनको अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ इन्होंने ज्यादा से ज्यादा सहमति, आर्थिक जो लेन देन की बात हो रही है उस पर जबरदस्त सहमति बनाई है, और इसकी वजह से भारत को एक नया आर्थिक मोर्चा, एक नया आर्थिक जो है शिफ्ट करने में बहुत ज्यादा मदद मिली है। तो दोस्तों, ये ऑफिसर्स ऐसे हैं जो जबरदस्त काम करते हैं। अब मैं बात करता हूं सभी आईएएस ऑफिसर्स के बॉस के बारे में, जिनके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। डॉक्टर पीके मिश्रा यानी प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ये, और इनका काम इतना जबरदस्त है। जब ये गुजरात में थे तो इनके पास रूरल और एग्रीकल्चर विभाग था, और गुजरात कभी भी अच्छी खेती के लिए नहीं जाना जाता, वहां का क्लाइमेट, वहां की जलवायु, मिट्टी सपोर्ट नहीं करती, लेकिन गुजरात को कृषि में अगर ले आने वाले, उसको ले जाने वाले यही वो व्यक्ति थे। तो इनका करियर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट के साथ लगा। जहां असंभव होता है वहां पर कहा जाता है कि श्री पीके मिश्रा, डॉक्टर पीके मिश्रा वहां बैठे होते हैं, यानी कि जहां पर लगता है ये नहीं हो सकता वहां पर ये वो करके दिखा देते हैं। ये सबसे जबरदस्त ऑफिसर्स में से एक है। वर्तमान में सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, देश के सबसे बड़े आईएएस ऑफिसर, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रधानमंत्री ऑफिस ये माने जाते हैं, यानी कि आप प्रधानमंत्री के ब्रेन हैं। आप इनको समझिए कि ब्रेन है, प्रधानमंत्री क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, मीटिंग्स में क्या होगा, और पीछे जितने भी लोग हैं वो कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे, ये कौन डिसाइड कर रहा है?
डॉक्टर पीके मिश्रा डिसाइड कर रहे थे। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधानमंत्री के, आप कल्पना करिए कि आज अपने गांव देहात या शहर में आप एक छोटे से स्टूडेंट हैं और कल भारत का प्रधानमंत्री आपसे एडवाइस लेगा, आप भारत के प्रधानमंत्री को सलाह देंगे, आप भारत के प्रधानमंत्री को बताएंगे क्या सही और क्या गलत है। आप अंदाजा लगाइए कि सिविल सेवा में जाने के बाद आपकी ताकत कहां तक पहुंच जाएगी, आपकी हिम्मत कहां तक पहुंच जाएगी। आप इसके बारे में सोचिए और आप ये समझिए कि इनकी हैसियत क्या है। अगर आप कल को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनते हैं तो आपको कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का दर्जा दिया जाता है। बहुत ताकतवर पोस्ट होती है। प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होने का मतलब होता है बॉस ऑफ ऑल सिविल सर्वेंट्स, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा। आप कोई भी हो, आपको प्रधानमंत्री को सलाह देना, प्रधानमंत्री के लिए रिसर्च करने का काम इन्हीं का होता है, यानी इसको ब्रेन बोला जाता है। और सबसे मजेदार बात है, डॉक्टर पीके मिश्रा को अमॉन्ग ऑल ऑफिसर्स बेस्ट ब्यूरोक्रेट इन इंडिया कहा जाता है। बेस्ट ब्यूरोक्रेट ऑफ इन इंडिया कहा जाता है कि भारत में ये सबसे बेस्ट ब्यूरोक्रेट के रूप में जाने जाते हैं, सबसे बेस्ट ब्यूरोक्रेट के रूप में जाने जाते हैं। यानी इनका तेज दिमाग इतना जबरदस्त है, कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, क्या चीजें करनी है, ये प्रधानमंत्री के दिमाग के रूप में काम करते हैं। और ऐसे ही श्रृंगला साहब, बहुत से ऑफिसर हैं जिन्होंने भारत को इस ऊंचाई पे ले जाने में बहुत रात दिन काम किया है, जबरदस्त काम किया है। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट से यही कहूंगा कि आने वाले समय में इस तरह के ऑफिसर बनो, आने वाले समय में इस तरह की चीजों को अपने जीवन में हासिल करो, आने वाले समय में तुम इस तरह के ऑफिसर बनो जहां पर तुम्हारे अंदर ऐसे परिवर्तन हो जो राष्ट्र में एक बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में दिखाई पड़े। प्रण लो कि ये एग्जाम बहुत छोटा है, मुझे तो जीवन में पूरे भारत के सामने जो जो चुनौतियां आएंगी उनसे मुझे लड़ना है, अपना बेस्ट देना है और इन ऑफिसर्स की तरह भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचाना, चाहे वो वित्त क्षेत्र हो, फाइनेंस हो, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा हो, भारत का एक ब्रांड भारत के रूप में हो, या पूरे भारत में, पूरे दुनिया में भारत का सिक्का चमकाना हो। इस रूप में अगर हम आगे जाते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों हमें कोई भी रोक नहीं सकता। और इसी परिणति के अंतर्गत, इसी चीज के अंतर्गत अगर मैं देखूं, बड़े ध्यान से मुझे सुनिएगा,